Hello friends, welcome you all on Kick Off to Success NCERT समरी श्रृंखला में आज हम हैं क्लास 8 के चैप्टर 5 पे जिसका नाम है उद्योग या इंडस्ट्री। चैप्टर को स्टार्ट किया गया है द्वितीय क्रियाओं या विनिर्माण उद्योग से। इससे जस्ट जो पहले वाला उद्योग था उसमें प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग, तृतीय आदि सभी उद्योगों के बारे में आपको बता दिया गया है। तो आप इस चैप्टर को करने से पहले एक बार उसे जरूर देखिएगा। तो देखिए हम बात करते हैं कि द्वितीय क्रियाएं या विनिर्माण उद्योग क्या होता है। यानी इसमें कच्चे माल को उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मूल्य में बाजार में लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है लुगदी, मतलब जिससे कागज तैयार होता है वो, उससे कागज बनाया जाता है और फिर अभ्यास पुस्तिका बनती है। तो देखिए ये जो है ये लुगदी बनाई जा रही है, इससे ये कागज बना, कागज से बनी अभ्यास पुस्तिका। इसी तरह मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ कि हमारे खेत में गेहूं आता है, गेहूं से आटा तैयार किया जाता है और आटे से ब्रेड, बिस्किट वगैरह तैयार किए जाते हैं। अब हम मूल्य का कंपैरिजन करें कि गेहूं ज़्यादा महंगा होता है कॉस्टिंग में या फिर ब्रेड, तो एक सिंपल सी बात आती है कि गेहूं से ज़्यादा महंगा होगा आटा और आटे से ज़्यादा महंगी होगी ब्रेड। तो यही है कि कच्चा माल यानी गेहूं को आगे उत्पादों में परिवर्तित करके अधिक मूल्य में बाजार में बेचा। यानी ब्रेड को जब हमने बाजार में बेचा तो एक छोटी सी ही ब्रेड के 50-60 रुपए मिल गए। तो यानी यही कि सब किस में आता है, विनिर्माण उद्योग या द्वितीय क्रियाओं में आता है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है। बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो शब्द है हमारे जीवन का। सारे उद्योगों का जो संबंध होता है वो आर्थिक गतिविधियों से ही होता है, क्योंकि ये वाणिज्यिक स्तर पर किए जाते हैं, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। क्लियर? अब उद्योगों का वर्गीकरण हमने 3 भागों में किया है जो आपको इनको याद करने में हेल्पफुल रहेगा। कच्चा माल, आकार और स्वामित्व। कच्चा माल की अगर हम बात करें कि उद्योग के किस किस चीज के लिए कच्चे माल पर आधारित हैं, तो जैसे कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, समुद्र आधारित, वन आधारित। क्लियर? अब हम आकार की बात करते हैं तो उद्योग 2 प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर, एक तो लघु आकार के और एक बृहद आकार के। स्वामित्व की बात करें यानी अधिकार जिसका रहेगा उसके आधार पर, या तो पहला है इसमें निजी क्षेत्र यानी किसी व्यक्ति विशेष के होते हैं, दूसरा है राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के, तीसरा है संयुक्त और चौथा है सहकारी। इनके बारे में, इन सभी के बारे में आपको अभी डिटेल में मैं बताती हूँ, लेकिन ये मोटी मोटी एक ऐसी टेबल है जो आपको उद्योगों को समझने में मदद करेगी। क्लियर? यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि अभी कुछ टाइम से वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं, काफ़ी डिले हो रहे हैं, उसके लिए सॉरी। पर्सनल रीजंस की वजह से ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अब से जो आएंगे वो अल्टरनेट डेज पे या फिर 1-2 दिन के गैप पे आपको एक वीडियो मिल जाया करेगा। और फटाफट हम एनसीईआरटी की समरी को फिनिश करके कुछ दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। साथ ही साथ थोड़ा सा आप लोग भी अपने सर्किल में या कैसे भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत है कि हमारा चैनल अच्छे से ग्रो करे और जिससे कि हमारी भी टीम तैयार हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि कच्चा माल आधारित कौन कौन से उद्योग हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कि कृषि आधारित हैं, खनिज आधारित हैं, समुद्र आधारित हैं और वन आधारित हैं। अगर हम कृषि आधारित उद्योगों की बात करें तो इसमें कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। यानी कृषि में कच्चे माल के रूप में तो पेड़ पौधे उपयोग होंगे, जैसे जो भी हमें मिलता है गेहूं, फूड वगैरह वो सब, और जंतु आधारित उत्पाद मतलब दूध है, मक्खन है, पनीर है, वो सब। खाद्य संसाधन वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। चर्म उद्योग यानी चमड़ा उद्योग, जिससे पर्स, बेल्ट, जूते आदि बनते हैं। अब हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों की। इसमें खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। खनिज अयस्क से प्राप्त लोहे का उपयोग भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बों को बनाने में कच्चे माल के रूप में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्र आधारित। इसमें सागर व महासागरों से प्राप्त उत्पाद कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण व मत्स्य तेल इसके उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग की हम बात करें तो लुगदी, कागज, औषध, रसायन व फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं।
आकार के आधार पर भी उद्योग दो प्रकार के होते हैं, लघु आकार के और बृहद आकार के। नाम से ही पता चल रहा है कि लघु आकार के जो उद्योग होंगे उनमें घरेलू स्तर पर ही उपयोग उनको संचालित किया जाएगा, लोग भी कम होंगे, अधिकांशतः इनमें महिलाएं होती हैं जो अपने सुबह शाम पे घर पे काम करके दिन का जो समय होता है उससे इन उद्योगों को संचालित करती हैं। इसमें टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन और जो भी अपना हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड होता है वो सब आता है। अब हम बात करते हैं बृहद आकार के उद्योगों की, तो इसमें प्रौद्योगिकी अधिक होती है, लघु के आकार में लोग भी अधिक होते हैं, कुशल होते हैं जो श्रमिक हैं वो, और उत्पादन में बड़े स्तर पर किया जाता है। इसमें अधिकांशतः क्या होता है, रेशम बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल आदि आते हैं। अब हम बात करते हैं स्वामित्व आधारित, मतलब अधिकार किसका होता है, तो ये है निजी क्षेत्र। नाम से ही पता चल रहा है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेट भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट है राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र। इनका संचालन किसके द्वारा होता है, सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा और महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो संयुक्त है। इनका क्या होता है, संचालन का जो स्वामित्व होता है वो दोनों ही राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, मतलब एक बड़े स्तर पर किया जाता है। जैसे मारुति उद्योग। सहकारी की बात करें तो इनका संचालन वो स्वामित्व कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि गांव के जो, या कहें कि जहां से कच्चा माल आता है, जो मुख्यतः कृषि आधारित जिनका व्यवसाय होता है वहां से आता है, तो वो मिलके बनाते हैं, जिसका अधिकार उनके पास होता है, वह सहकारी क्षेत्र हो जाता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी और जो भी अपने स्थानीय होते हैं उद्योग, उनका इसमें आ जाता है। मतलब निजी क्षेत्र में क्या होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होगा, राज्य या सार्वजनिक में सरकार के पास होगा, संयुक्त में क्या होगा, सरकार और व्यक्तियों के समूह दोनों की संयुक्त भागीदारी होगी, और सहकारी में क्या होगा कि जो कुछ उद्योग संचालित हो रहा है उसमें जो कच्चा माल दे रहे हैं उन सबके सामूहिक प्रयासों द्वारा ये संचालित होगा। जैसे हम बात करते हैं डेयरी की, ठीक है, कोई भी डेयरी है, सरस डेयरी या मोल डेयरी या कोई भी डेयरी है, तो उसमें कहाँ कहाँ से, ये तो खैर बड़े लेवल की होगी, लेकिन हम छोटी बात करें, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, तो इसमें क्या होता है कि इसके पास बहुत सारे किसानों का दूध आता होगा, काफ़ी किसान मिलकर इसका संचालन करते हैं और वो यहाँ से आगे इस तक पहुँचाते हैं, तो ये इनका किस में आ जाएगा, सहकारी क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके आधार पर उद्योग होता है उसको डिसाइड किया जाता है कि इस उद्योग को यहाँ एस्टेब्लिश किया जाए। तो देखिए ये कुछ ऐसे कारक हैं जो उद्योग को एस्टेब्लिश करने के लिए, यानी उसकी लोकेशन को प्रभावित करते हैं, कि उद्योग बाजार में बन लगेगा या फिर जहाँ से उसे कच्चा माल मिल रहा है वहाँ लगेगा, या बाजार और कच्चे माल का जो स्रोत है उसके मध्य में लगेगा। इनमें से जिसकी भी ज़्यादा फैक्टर वहाँ पे हो जाते हैं वहीं पर उस उद्योग को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, चाहे वो बाजार हो या फिर कच्चे माल का स्रोत हो। अब हम बात करते हैं औद्योगिक तंत्र की, तो औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। तो ये तीन वर्ड हैं जिनका आपको मतलब समझना है, मैं बताती हूँ। निवेश में क्या होता है कि हमने कच्चा माल था, श्रम था, भूमि की लागत थी, जल था, परिवहन, विद्युत, वो सारी चीज़ें जो हमने इन्वेस्ट करी, लगाई, वो सब किस में आएगा, निवेश। ठीक है, जैसे हम सूती वस्त्र बना रहे हैं तो उसमें कपास लेके आए, मनुष्यों ने अपना श्रम लगाया, एक कारखाना था जहाँ ये सब काम किया, तो वो सब किस में आ गया, निवेश में। प्रक्रम की बात करें, इसमें कई तरह की क्रियाकलाप आए, यानी उस कच्चे माल को फैक्ट्री में आने के बाद, मनुष्यों का श्रम लगने के बाद, और फाइनल यानी सूती वस्त्र जो खेत से रुई आई थी उसको क्या किया हमने, तो उसको उटाई करी, कटाई करी, बुनाई करी, रंगाई करी, छपाई करी, तो ये सब किसमें आ गया, प्रक्रम, मतलब उसको प्रोसेस कैसे किया। फिर निर्गत यानी उसको अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करना जिससे कि हमें पैसे मिले, मतलब निवेश सिंपल आप मानिए सूत जो खेत में से पैदा होता है यानी कपास। प्रक्रम उसको बहुत सारे प्रक्रियाओं के द्वारा धागे में परिवर्तित किया, प्रक्रम। और निर्गत अंतिम उत्पाद, धागे से शर्ट बनाई, कुर्ता बनाया, जिससे शर्ट को बाजार में बेचा और पैसे मिले, तो वो शर्ट क्या थी, निर्गत थी, धागा क्या था, प्रक्रम था, और कपास जो खेत से प्राप्त हुई वो क्या था, निवेश। अब हम बात
अब हम बात करते हैं औद्योगिक प्रदेश की कि औद्योगिक प्रदेश क्या होता है। जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित हो जाते हैं तो वे कहलाते हैं औद्योगिक प्रदेश और वे अपनी निकटता का लाभ एक दूसरे को बांटने लगते हैं। मुख्यतः जो विश्व के औद्योगिक प्रदेश हैं वह पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में है। मतलब ये मुख्य औद्योगिक प्रदेशों का क्षेत्र है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये वाले जो शीतोष्ण विश्व के सभी विकसित देश हैं वो शीतोष्णकटिबंध में स्थित हैं, समुद्री पत्तनों के समीप, ताकि इनको यहाँ पे आयात निर्यात की सुविधा मिल जाए, और कोयला क्षेत्रों के भी निकट होते हैं। कोयले के निकट क्यों? क्योंकि ऊर्जा का संसाधन कोयला है, और अगर उसका आयात निर्यात किया जाए दूर से परिवहन में तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए उद्योग को यहीं स्थापित कर दिया जाता है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। इसमें मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोलम, तिरुवनंतपुरम प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। इन्हें हम आगे अभी मैप में देखेंगे। तो देखिए, एक ये क्षेत्र है जो मुख्य है उत्तरी अमेरिका का, दूसरा ये मध्य और पूर्वी यूरोप एशिया। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रमुख रूप से फैले हुए हैं। ये दोनों ही विश्व के उद्योगों की औद्योगिक पट्टी कहलाती है। औद्योगिक प्रदेश की बात आती है औद्योगिक आपदा। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 की रात्रि 12:30 पर एक बहुत ही त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखानों ने हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। 1989 की एक सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे शारीरिक समस्याओं से ग्रसित हो गए। वहीं विश्व की अगर हम बात करें तो 25 दिसंबर 2005 को चीन के गायोकायो चैंगिंग में भी गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु हो गई और 9,000 दुर्घटनाग्रस्त हुए और 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया। तो देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। अब ऐसा क्या किया जाए कि जोखिम कम रहे उद्योगों में? तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग स्थापित किया जाए। उद्योगों के समीप बसने वाली दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले व खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रयासों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशामक की व्यवस्था होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण व्यवस्था होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण। तो विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराना उद्योग है, जबकि जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो एक नया उभरता हुआ उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग स्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग की बात करें तो इसमें भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान का नाम आता है। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों में कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु का नाम आता है। ठीक है, तो उभरते हुए उद्योग जिन्हें सनराइज उद्योग भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। जो एक नया इम्पोर्टेंट उद्योग विकसित हो रहा है, ये उसी के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हम बात करते हैं, एक शब्दावली आई है प्रगलन। प्रगलन क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। मतलब मिक्स धातु से जो जिस भी तरह से वो धरती से प्राप्त हुई है उसको उसके अलग अलग तापमान के आधार पर पिघला के एक शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन। अब हम बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग की। यह उद्योग भी अन्य उद्योग की तरह निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश मतलब हमने उसमें क्या क्या लगाया, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, उद्योग की स्थिति, जो उद्योग में उसे ले गए, परिवहन, वो सब किस में आता है? निवेश में। फिर प्रक्रम, प्रक्रम में क्या क्या प्रोसेस की, जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने सूती वस्त्र का, तो कताई, रंगाई, छपाई, बुनाई, वो सब प्रक्रम में आ जाएगा। और निर्गत की बात करें तो वह क्या उत्पाद मिला जिससे अब हमें पैसे मिलेंगे, तो वो सब किस में आता है? निर्गत में।
उद्योगों के लिए श्रम पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला व चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क का निर्माण कई चरणों में शामिल है। सबसे पहले कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, जहां यह प्रगलित होता है और इसके बाद परिशोधित होकर इस्पात प्राप्त होता है। इस्पात कई उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह कड़ा होता है, इसलिए आसानी से काटा जा सकता है और तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमीनियम, निकेल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है। तो किसको? एल्यूमीनियम, निकेल और तांबा को। मिश्र धातु इस्पात को कठोरता, जंग प्रतिरोधकता प्रदान करती है। इस्पात उद्योग प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इस्पात से ही सभी मशीनरियां बनती हैं, जितनी भी, जो कि बड़े बड़े उद्योगों को संचालित करती हैं। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों के रेलवे के निकट हो गई। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्री पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होना शुरू हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग उत्पादक जो केंद्र है वो कहाँ हैं? भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो कि 4 राज्यों में फैले हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भद्रावती और विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में है सलेम। इन सबको आपको याद रखना है। ये सब वो हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जमशेदपुर की। तो 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को कहते थे। यह निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट सेक्टर का था। अभी निजी स्वामित्व बताया था आपको क्या होता है? जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित होता है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया और बहुत से संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खारकाई नदियों के संगम पर स्थित साकची में सन 1960 में टिस्को की शुरुआत की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसे याद कर लें। बाद में साकची का ही नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नीज प्राप्त होते हैं। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें क्या क्या बनता है? रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीन, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपनी आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है पिट्सबर्ग। ये कहाँ पे है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, इसीलिए यहाँ पर इसको लौह इस्पात उद्योग अधिक मात्रा में है। यहाँ पर जो लौह अयस्क है वो मिनीसोटा की लोह की खानों से लाया जाता है, जो कि 1500 किलोमीटर दूर है। ओहियो, मोनोगहेला, एल्गनी नदियों से इन्हें पर्याप्त जल मिल जाता है। पिट्सबर्ग में बहुत बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। ये क्वेश्चन केवी में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है और आगामी परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण उद्योग की बात करते हैं, जो कि है सूती वस्त्र उद्योग। कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उपयोग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित भी हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। आपने कभी न कभी इन सबके कपड़े पहने होंगे। सर्दियों में ऊन के, कभी घर पे कोई त्योहार होता है तो सिल्क के, गर्मियों में कपास के, और बहुत ही अच्छा जो कपड़ा होता है सूती वस्त्र का वो लिनन का होता है। और आजकल जब से ये पॉलीथीन प्रतिबंधित हुई है तब से जो
बैग आपको मिल रहे हैं वो जूट के होते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन शामिल हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। अब एक और चीज देखिए कि भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन अधिक होता है। ढाका की मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको, बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा के सुनहरी जरी का काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात है। अब देखिए, वस्त्र जिसे टेक्सटाइल भी कहते हैं, यह लैटिन भाषा के टेक्सियरे से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? बुनना। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्टैब्लिश की गई थी और इस उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडिचेरी और पानीपत है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अहमदाबाद। तो उसकी बात करते हैं कि अहमदाबाद गुजरात में साबरमती के तट पे है। यहाँ 1859 में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी और मुंबई के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर है। इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और ये प्रश्न हजारों लाखों दफे, हजारों लाखों परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप सभी याद कर लें। अब हम बात करते हैं कि अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अनुकूल अवस्थिति मतलब ऐसी उसकी प्रॉपर लोकेशन है कि वो उद्योग और ज्यादा पनपा। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों के बहुत निकट स्थित है। यहाँ की जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल व अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट एनसीईआरटी शेयर कर रही है कि ग्रेट लेक्स के नाम जैसे सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी हैं। ये पांचों झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रभाव पर स्थित है। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि क्या आप जानते हैं कि देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया था। नजदीक में अहमदाबाद जो है उसके नजदीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों को आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात करने की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल ही के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हुई हैं, जिनमें बहुत सी मिल एक तो बंद हो गई हैं, देश में नए वस्त्र उद्योगों का भी विकास हुआ है, आदि कुछ कारण से, जिसमें अहमदाबाद को जो उसका सूती वस्त्र उद्योग है वो नीचे की तरफ उसने गति करी है, क्योंकि इसका एक नवीनीकरण भी नहीं हुआ। कोई भी चीज़ है उसका टाइम टू टाइम वो अपडेट होती रहती है, वो ठीक रहता है, वरना वो बेकार हो जाती है। विश्व का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो वो है ओसाका। ओसाका को जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में जाना जाता है और इसीलिए यह जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। देखिए, दो क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद और ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। जापान का है ओसाका। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। एक और फैक्ट एनसीईआरटी बता रही है कि भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है, मतलब बाहर विदेशों में भेजा जाता है। योडो नदी जो कहाँ है? जापान में, मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। जापान में श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्र को निर्यात करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूरी तरह कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास मिश्र भारत, चीन और यूएसए से आता है। परिष्कृत उत्पाद यानी जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो निर्यात किया जाता है। हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण आदि और सीमेंट लेते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अब वीडियो अल्टरनेट डेज पे आया करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।